और आपसे थोड़ा मैं इसको बहस को और ओपन कर दे रहा हूँ। जैसे ये कहा जाता है ना कि धीरे-धीरे अब भई वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो रहा है, एक एक ही चीज़ में सब ताकत रहेंगी। लेकिन लोग अमेरिका का उदाहरण देते हैं। लेकिन जितना मैं समझता हूँ, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट होने के बाद भी, उनके जो राज्य हैं वो ज़्यादा स्वायत्त हैं। उनके अपने कानून हैं, अपने वो हैं, वो अलग-अलग एक ही अपराध का एक जगह दूसरी सज़ा है, एक जगह दूसरी सज़ा है। अपना टैक्स लगाते हैं। तो ये जो बार-बार एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक और मेरा एक प्रश्न और है आपसे, ये जब डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो ये मेरे ख्याल में लायबिलिटी भी हो सकती है। एक एक अभी मैं आपको उदाहरण देके बताऊँ, अभी गुवाहाटी में तो डबल इंजन सरकार है असम में। तो असम में जब बाढ़ से जूझ रहा था वो प्रदेश, जहाँ पे बुरी हालत थी, तब वो महाराष्ट्र के जो एमएलएस थे उनको ले जाके वहाँ रखना और तो कहीं न कहीं उसका नेतृत्व तो उसका उसका ध्यान तो भंग हुआ ही होगा। ध्यान में आया होगा कि बजाय बाढ़ से लड़ने के, वो इससे भी लड़ रहा था। तो मेरा तो एक ये भी मानना है कि डबल इंजन की सरकार कभी-कभी काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। दोनों चीज़ों पे प्रोफ़ेसर अजीत झा। देखिए, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हम करते हैं कई बार, तो असल में उसके बारे में कई बार जानकारी नहीं होती है। अगर 3 उदाहरण लें, हम अमेरिका का लें, फ्रांस का लें और ब्राज़ील का लें, जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो केवल राज्य नहीं, इन देशों में जो संसद है, वो भी बहुत मजबूत है। राष्ट्रपति अभी जो हैं अमेरिका के, वो अपने अधिकांश पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि संसद में उनका बहुमत नहीं है। अब यही स्थिति फ्रांस में इस वक्त बन गई है और राज्य और संसद के अलावा इन सभी देशों में जो सिटी गवर्नमेंट है, मेयर्स हैं, इलेक्टेड मेयर्स हैं, वो बहुत पावरफुल हैं और अक्सर विपक्ष का स्रोत ये सिटी गवर्नमेंट्स होती हैं, जो बाद में राज्य और राष्ट्रीय सरकार का रूप भी ले लेती हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म का ऑफ गवर्नमेंट, कई बार हमें लगता है हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या रूस की बात कर रहे हैं या चीन की बात कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक देश नहीं है। इसलिए डेमोक्रेटिक देशों का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वहां प्रेसिडेंट्स की पावर बहुत लिमिटेड है। मंत्री वो बना देते हैं अपने चहेतों को, लेकिन सरकार का मतलब केवल राष्ट्रपति नहीं है इन देशों में। तो ये तो दिमाग से निकाल देना चाहिए। दूसरी बात जो साथी सुनीलम ने कही, पंकज पुष्कर ने कही, कि देखिए ये तो बात कहना ही अपने आप में असंवैधानिक है और किसी देश का प्रधानमंत्री ये बात कहे, सत्ताधारी पार्टी ये बात कहे, तो इससे ज्यादा खतरनाक कोई बात हो नहीं सकती। अगर मतदाता को डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन क्यों, फिर ट्रिपल इंजन की भी, 4 इंजन की भी, हमारे यहाँ तो पंचायती राज संस्थान भी हैं, डबल इंजन से तो काम नहीं चलेगा। फिर तो एक ही इलेक्शन होना चाहिए और उसके बाद उसी को सारे अधिकार दे देने चाहिए, राज्य सरकार बनाने का, कॉरपोरेशन बनाने का, पंचायत बनाने का। कोई इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं। अगर संविधान में चुनाव है हर स्तर पर, तो इसका मतलब ही ये है कि संविधान निर्माता ये मान के चल रहे हैं कि डबल इंजन जैसी किसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है। मतदाता अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग कारणों से मतदान करेंगे और ये भारत का लोकतांत्रिक इतिहास हमको बतलाता भी है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, कांग्रेस का एक अधिकार था और 1977 से हमको गैर कांग्रेसी दलों के स्थिर सरकार की प्रक्रिया देखने को मिलती जब पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी।
और तब से लेकर के जब तक ये जो हमारे कुछ खास गुणों से संपन्न प्रधानमंत्री हैं 2014 में बने हैं, इस दौरान राज्य सरकारों का परफॉर्मेंस देख लीजिए। आमतौर पर जो केंद्र की पार्टी से अलग पार्टी की सरकारें हैं, उन्हीं का परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगा बजाय डबल इंजन की सरकार के। बंगाल से शुरू करिए, कर्नाटक हेगड़े का देखिए, जेडीयू का पहला जो सरकार थी उसको देखिए, किसी भी, यहाँ तक कि बीजेपी की सरकार, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, आज बीजेपी जिंदा है, आज केंद्र में सत्ता में आई है, तो इसीलिए आई है क्योंकि डबल इंजन की सरकारें नहीं थी और बीजेपी को यह मालूम है। और चूंकि इनको ये मालूम है, इसलिए जैसा साथी सुनीलम ने कहा कि कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त भारत की निर्माण की एक कोशिश है, और पर शायद उन्हें मालूम नहीं कि ये कभी भी इतिहास में संभव होता नहीं है। 1931 में नई दिल्ली का इनॉग्रेशन हुआ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपनी नई राजधानी बनाई, 20 साल लगाए, 1931 में राजधानी बनी और राजधानी का सारा नक्शा, उसकी सारी संकल्पना एक अनंत काल तक चलने वाली स्थायी राजधानी की थी। और जितने साल उस राजधानी को बनाने में लगे, उतने साल भी ब्रिटिश हिंदुस्तान में राज नहीं कर सके। तो ये कभी होता नहीं है लोकतंत्र में, ये संभव ही नहीं है लोकतंत्र में। और क्यों बार बार मतदाता केंद्र के विरोधी सरकार को वोट देता है? क्योंकि उसका ये अनुभव भी है, और जो पार्टी सिस्टम का ढांचा है, जो आपने असम के उदाहरण से कहा, लोगों को मालूम है कि असम का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री की पार्टी का होगा, वो कभी लड़ नहीं पाएगा केंद्र से, किसी भी हालत में लड़ नहीं पाएगा। ये भारत का लोकतांत्रिक अनुभव है। और भारतीय संविधान ने मजबूत केंद्र की संकल्पना भी की और मजदूर राज्य की भी कल्पना की। इसमें से किसी को भी भारतीय संविधान ने कमजोर नहीं रखा है। आज अगर संविधान की सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करके केंद्र सरकार उन राज्यों को पंगु बनाना चाहती है जो राज्य केंद्र सरकार के ताबे में नहीं है, तो आज भी वो परफॉर्मेंस कंपैरिजन के आधार पर उनको पंगु नहीं बना सकती है, उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद, क्योंकि संविधान में राज्य सरकारों के पास इतने साधन हैं। इसलिए हर रोज ईडी का, पुलिस का, केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करके पूरी तरह से फेडरलिज्म को खत्म करके ये डबल इंजन की सरकार को चुनवाया नहीं जा रहा है। डबल इंजन की सरकार को डरा धमका के आरोपित करने का प्रयास चल रहा है, और ये एक लोकतांत्रिक आंदोलन, लोकतांत्रिक संघर्ष, लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया से ही इसका मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि सवाल डबल इंजन की सरकार का नहीं है, सवाल एकाधिकारवाद।